नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार अपनी छठी वीडियो के साथ आपके सम्मुख पेश हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है रेवेन्यू कोर्ट्स पर। दोस्तों, जिस तरह से हम ज़मीन पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ज़मीनी विवाद होना। तो ज़मीनी विवाद बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है। कईयों की तो ज़मीनी विवाद में पूरी की पूरी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। उसकी जो जनरेशन होती है वो भी उसी केसों को लड़ते लड़ते उनकी ज़िंदगी तक भी निकल जाती है। दोस्तों, मेरा तो सुझाव आप लोगों के लिए यही रहेगा कि जब भी घर में कोई ज़मीनी विवाद उत्पन्न होता है तो आप इस विवाद के का सॉल्यूशन अपने घर में बैठ करके बुजुर्ग आपस में, मालिक लोग जितने भी होते हैं, सभी इकट्ठा बैठे और बीच में कानून के जानकारों को बिठा के या गांव के मौजूद लोगों को बिठा करके एक एग्रीमेंट तैयार करके, फैमिली का एक एग्रीमेंट तैयार करो, उसमें सिग्नेचर प्रॉपर तरीके से अटेस्ट करके उसको जा करके तहसील कार्यालय में जाके जो रजिस्ट्रार होते हैं उनसे रजिस्टर करवा के अपने जमीनी विवाद को सॉल्व करे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर आप पूरी भारत की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेवेन्यू लॉज बने हैं। जिस तरह हिमाचल की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में रेवेन्यू को रेगुलेट करने के लिए DHP लैंड रेगुलेशन एक्ट 1954 बना हुआ है। इस 54 में अगर आप पढ़ोगे तो सब कुछ आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। रेवेन्यू के जो भी विवाद है उसको किस तरह से सेटल करना है, तो इसी एक्ट के तहत रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में बताया गया। और इसी एक्ट ने आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कम फाइनेंस को, FC को, फाइनेंस कमिश्नर को पावर्स दिए कि वो बीच बीच में जो है ना, जब भी कोई लैंड से संबंधित कोई रेगुलेशन लाना होता है, लॉ लाना होता है, तो वो बीच बीच में नोटिफिकेशन के द्वारा भी डायरेक्शंस देते रहते हैं। और उनका जो ये नोटिफिकेशन होता है इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी वैलिड होता है। दोस्तों, सबसे पहले रेवेन्यू को समझने के लिए, रेवेन्यू कोर्ट्स को समझने के लिए आपको छोटी सी मैं जानकारी बताना चाहूँ कि रेवेन्यू के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह के एक्ट्स बने होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि DHP लैंड रेवेन्यू एक्ट, फिर उसके बाद दी हिमाचल प्रदेश लैंड रेगुलेशन एक्ट 1968। इस तरह से अलग अलग लैंड टेनेंसी एक्ट होता है, अलग अलग एक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो टोटल 60-65 के आसपास ये एक्ट्स है। उसके बाद जो नोटिफिकेशंस FC साहब से निकलता है वो कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 तक जो ना आपका नोटिफिकेशंस निकलता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो रूल्स भी बने होते हैं, जैसे कि DHP नो तोड़ रूल 1968। इस तरह से अलग अलग रूल्स बने होते हैं, पॉलिसी बने होते हैं लैंड पर। तो ये सारे काम करेंगे तो अगर टोटल अगर इसको हम देखेंगे तो इस टाइम इस लैंड से रिलेटेड जो ना हिमाचल के अंदर 200 के आसपास जो ना एक्ट्स है, नोटिफिकेशंस है, रूल्स है, टोटल जोड़ेंगे। तो दोस्तों, अगर इस आपको लैंड मतलब रेवेन्यू को और अच्छे से हिमाचल के अंदर अगर आपने जानना है तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जो ना बालूगंज के साथ जो आपका प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट, वहां पर एक बुक मिलेगी, दी हिमाचल प्रदेश लैंड कोड 1991। आप इसको खरीदो, इसको पढ़ो। लगभग 700-800 पेज का ये बुक है। अगर इसको पढ़ोगे तो आपका रेवेन्यू में बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा, जिससे कि आप छोटे मोटे झगड़ों को अपने आप फैमिली में जाकर सेटल कर पाओगे, आगे अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो मेरा विषय है कि रेवेन्यू कोर्ट्स, तो रेवेन्यू कोर्ट्स जो ना सरकार ने अलग से बना रखे है ताकि हमारे सिविल कोर्ट्स में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में का वर्कलोड जो ना ज्यादा ना बढ़े। तो रेवेन्यू कोर्ट्स में सबसे पहले समझना पड़े, आप सब जानते हैं, सबसे जो रेवेन्यू कोर्ट का जो निचला कोर्ट होता है, अगर कई जगह जो है ना नायब तहसीलदार बिठा, जैसे कि सब तहसील होता है, सब तहसील सबसे छोटा एक रेवेन्यू कोर्ट्स है। उसके बाद जो ना आपका तहसील कोर्ट चलता है, उसके बाद SDM साहब का कोर्ट होता है, SDM या ADM का कोर्ट होता है, उसके बाद आपका DC साहब का कोर्ट होता है, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर का कोर्ट होता है, उसके बाद आपका फाइनेंशियल कमिश्नर का अपील का कोर्ट होता है। तो अगर हिमाचल की हम बात कर रहे हैं तो जो सब तहसील होता है वहाँ पर NT साहब बैठते हैं, नायब तहसीलदार बैठते हैं। नायब तहसीलदार को अगर इंग्लिश में हम बोलते हैं असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड बोलते हैं। अगर उसका दूसरा नाम है उनका तो सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी। कभी कभी आपने बोर्ड में देखा होगा, तो कई बार आपने ये बोर्ड में ये भी देखा सब रजिस्ट्रार। तो ये चीजें, इनका ये नाम होता है, ये सब तहसील में बैठते हैं। अब आओ जी तहसील में तहसीलदार साहब होते हैं। तहसीलदार साहब का दूसरा नाम असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड फर्स्ट है, और एक नाम और इनका सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग है, ये भी आप लोगों ने देखा है, या तहसीलदार कार्यालय लिखा होता है, ये भी आपने समझ लिया। उसके बाद SDM साहब को आप जानते हैं, ADM और DC साहब को भी आप जानते हैं, DC ऑफिस को जानते हैं। उसके बाद आप डिविजनल कमिश्नर और फिर FC अपील। अगर हिमाचल में देखेंगे तो FC अपील इस समय हिमाचल सचिवालय के सबसे निचले धरातल मंजिल में है। कभी आपका काम पड़ अपील से रिलेटेड जाना है तो बिल्कुल इजी है, छोटा शिमला में। उसके बाद आप डिविजनल कमिश्नर, अगर हिमाचल की बात करोगे तो 3 डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं। एक 4 जिलों के जो ना डिविजनल कमिश्नर, जैसे किन्नौर, सोलन, सिरमौर और शिमला, इनके डिविजनल कमिश्नर शिमला में ही बैठते हैं। सचिवालय, हिमाचल सचिवालय के साथ ही है, बिल्कुल छोटे शिमला से ऊपर, वहां पर डिविजनल कमिश्नर साहब का ऑफिस है। उसके बाद अगर हम
हिमाचल में और जो 2 डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं वो बैठते हैं धर्मशाला में, एक और एक डिविजनल कमिश्नर बैठते हैं मंडी में। उसके बाद अगर आप चलोगे दोस्तों आगे, तो अब केसेस आखिर ये करते रेवेन्यू कोर्ट्स में जाना क्या मैटर लेके जाते, जो हमारे जमीन से विवाद होते हैं, जैसे कोई तकसीमी का डिस्प्यूट हो, झगड़ा हो गया, जैसे आपका कोई कब्जे से झगड़ा हो गया, या किसी ने कोई ऐसा विल दे दिया, वसीयत दे दिया, कोई गलत हो गया, किसी का नाम गलत चढ़ गया, किसी का नाम गलत है, या कोई ऐसा बंदा आपके खाते में आ गया जिसका जमीन का मालिक का हक ही नहीं बनता, लेकिन वो चढ़ गया बाद में 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के बाद आपको वो चीजें दिखता है। तो ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं ये सीधा रेवेन्यू कोर्ट्स में जाते हैं। जो रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर एक सिविल कोर्ट्स होते हैं दोस्तों, सिविल कोर्ट्स में कुछ रेवेन्यू के मामले जाते हैं, केवल वही मामले जाते हैं जो मालिकाना हक से रिलेटेड होता है। जैसे कि किसी के घर में जमीन में ऐसा हो गया कि किसी ने जमीन बेच दिया और वो जमीन उसको नहीं बिकना चाहिए था, और या उसका किसी का नाम गलत आ गया, इस तरह से टाइटल केस जो होते हैं, टाइटल इश्यूज, वो आप डायरेक्ट जो है ना सिविल कोर्ट में जाकर के केस फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज इसके अतिरिक्त जितने भी है रेवेन्यू में करेक्शन करना है, आपका तकसीमी से झगड़े हैं, कब्जों से रिलेटेड झगड़े हैं, आपके विल से रिलेटेड झगड़े हैं, जमीन को सेल परचेज करने से रिलेटेड कोई झगड़े हैं, तो सबसे आपके रेवेन्यू कोर्ट्स में सॉल्व होते हैं। तो सबसे छोटा कोर्ट जो रेवेन्यू में है, मैंने पहले ही बताया, वो एनटी साहब का होता है, नायब तहसीलदार का, जो कि सब तहसील के अंदर होता है। अगर उससे बड़े कोर्ट में आओगे तो वो तहसील कार्यालय होता है। तहसील कार्यालय में भी 2 अधिकारी बैठते हैं, एक तहसीलदार साहब भी बैठ सकते हैं और दूसरा नायब तहसीलदार भी। अब ध्यान रखने वाली बात है, जो नायब तहसीलदार का जब भी कोई आप विवाद या कोई केस जो ना इन कोर्ट में जब आप फाइल करते हैं, तो आपका जो भी फाइल करने के बाद एक ऑर्डर आना बहुत जरूरी है। ऑर्डर तक का इंतजार करना है, उससे पहले आपको किसी भी दूसरे कोर्ट में नहीं जाना है। तो ऑर्डर जैसे ही आता है, अगर किसी के फेवर में किसी के फेवर में नहीं है, तो उस पर नेक्स्ट अपील जाना है। तो नायब तहसीलदार और तहसीलदार साहब का जो अपील लेके जाते हैं हम एसडीएम साहब के पास या एडीएम साहब के पास या डीसी साहब के पास जाते हैं। एसडीएम, एडीएम और डीसी साहब को अपीलेट किसको अपीलेट कोर्ट बनाया है, ये एफसी साहब का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आते रहते हैं। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की अगर आप बात करते हो, तो हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो एडीएम साहब और जो एसडीएम निचार है, एसडीएम रिकांगपिओ, इनको अपीलेट अथॉरिटी बनाया गया है, अपीलेट कोर्ट बनाया गया है, डीसी साहब को नहीं बनाया गया है। तो उसके बाद जो अपील गया तो वो एसडीएम के पास गया या एडीएम साहब के पास गया, और अगर इनके ऑर्डर से कोई संतुष्ट नहीं है, तो अगर नेक्स्ट अपील में जाना चाहता है तो वो डिविजनल कमिश्नर शिमला में पहुंचेगा, और उनकी भी ऑर्डर से अगर उनके पास भी जब केस चलेगा सहमत नहीं होगा, तो ये जो ऑर्डर चैलेंज होगा एफसी अपील के कोर्ट में चैलेंज होगा। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब नायब तहसीलदार या तहसीलदार साहब के ऑर्डर को अपील कोर्ट कंफर्म करता है, यानी कि वो बोल देता है कि जो नीचे ने कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है, वो भी मैं बिल्कुल इस ऑर्डर से सहमत हूं, और उसी ऑर्डर को अपहेल्ड करते हैं, तो फिर जो पार्टीज होती है उनको सीधा डिविजनल कमिश्नर कोर्ट में नहीं जाना होता है, उनको जाना होता है एफसी कोर्ट, जो सचिवालय में धरातल मंजिल में है। तो वहां पर जो केस लेके जाएगा उसको बोलेंगे हम रिवीजन पिटीशन, रिविजनल पिटीशन बोलेंगे। अगर हम निचले कोर्ट में जो नायब तहसीलदार तहसीलदार साहब के ऑर्डर को एसडीएम साहब ने क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, खत्म कर दिया, खारिज कर दिया, तो जो अगला बंदा होगा, जो प्रतिवादी होगा या वादी जो भी होगा, वो अपना अपील लेकर के डिविजनल कमिश्नर के पास जाएगा। डिविजनल कमिश्नर के अपील को लेके वो कहां जाएगा, रिवीजन पिटीशन लेके एफसी अपील के पास जाएगा। एफसी अपील के पास जो नेक्स्ट अपील होता है वो ऑनेबल हाई कोर्ट में होता है। ऑनेबल हाई कोर्ट का अपील जो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो दोस्तों देखो रेवेन्यू का मैटर कितना पेचीदा है कि आप कहां नायब तहसीलदार से सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, वहां पहुंचते पहुंचते आप लोग का 25 30 40 साल खराब हो जाता है। इसमें बहुत सारे आपके जो मनी होते हैं, पैसा होता है, बहुत सारा आपका बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों यही सलाह है कि आप लोग अपने घर में बैठ के इस डिस्प्यूट को सेटल करें। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन जरूर कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगेगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि कई बार जरूरी नहीं है कि कोई केस नायब तहसीलदार के पास चले, कई केस सीधा डायरेक्ट एसडीएम कोर्ट में भी, क्योंकि किसी ने कंप्लेंट कर दिया, शिकायत कर दिया, एसडीएम ने एक्शन ले लिया या डीसी साहब ने एक्शन ले लिया, तो वो ऑर्डर पास कर देते हैं, किसी को उससे नुकसान हो जाता है तो उस ऑर्डर को चैलेंज, उससे हायरार्की बोलते हैं, मतलब उससे आगे जो नेक्स्ट ऑफिसर जो अपील कोर्ट है वहां जाना। जैसे कि अगर एसडीएम ने कोई एक्शन लिया और ऑर्डर पास किया तो उसका अपील डीसी साहब को गया, डीसी साहब से कहां गया, डिविजनल कमिश्नर, फिर कहां गया, एफसी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक उसी तरह से कोई एक्शन डीसी साहब ने खुद ले लिया तो डीसी साहब के कोर्ट से ऑर्डर पास हुआ, उसको कहां गया चैलेंज, नेक्स्ट जाकर के आपका डिविजनल कमिश्नर क्या, फिर कहां गया, एफसी मतलब फाइनेंशियल कमिश्नर
अपील के पास गया, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। देखो दोस्तों, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है रेवेन्यू में, इसलिए मैं तो आप लोग को यही सलाह दूंगा, घर में बैठो, परिवार के बीच में सब कुछ जो अपना विवाद होता है उसको सॉल्व करो, एक बाकायदा एग्रीमेंट बनाओ, एग्रीमेंट को अटेस्ट कराओ, तहसील कार्यालय में जमा करो, नायब तहसीलदार साहब का जमा करो, और आप रेवेन्यू रिकॉर्ड को, एंट्रीज को बिल्कुल ठीक कर दो, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से आप मेरे वीडियो में बने रहे, मेरे वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आगे भी मैं इसलिए आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रेवेन्यू से रिलेटेड सारी कानूनों की जानकारी छोटे छोटे वीडियोज में लेके आऊंगा, ताकि आप लोग भी कोई बोर ना हो। मेरे वीडियोज को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।